जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और सबसे पहले आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। मेरे मित्र, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू की, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप में से बहुत सारे मित्रों का लगातार ये शिकायत रहता है कि गुरुजी ऑक्सीडेशन रिडक्शन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, आज के बाद से आपका ये कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगा। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि अभिक्रिया MgO + CO Mg + CO2 में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है? ऑप्शन है मैग्नीशियम, दूसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, यहाँ पे आपको एक अभिक्रिया दी गई है। अभिक्रिया है कि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तब आपका Mg अलग हो जाता है और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस अभिक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी पहले हमको ये समझाओ कि ये ऑक्सीकरण क्या होता है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों के लिए हम लोग दो परिभाषा देखते हैं, दो डेफिनेशन देखते हैं और इस दोनों ही डेफिनेशन को हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डील करेंगे। पहला चीज़ तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ऑक्सीकरण को ही हम लोग इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं, या इसी को हम लोग शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? तो शुद्ध हिंदी में उपचयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन भी कहते हैं। और बड़े ही सरल शब्दों में आप सबों को ध्यान में रखना है, जहाँ पे भी बात की जाएगी ऑक्सीकरण की तो क्या होगा? आप कहेंगे कि गुरुजी ऑक्सीकरण प्रक्रिया में ऑक्सीजन जुटेगा और साथ ही हाइड्रोजन हटेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुट रहा हो तो वो क्या होगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। या फिर किसी पदार्थ से हाइड्रोजन हट रहा हो तो भी क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। ध्यान देंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं इसके विपरीत अवकरण अभिक्रिया की, इसके विपरीत अवकरण अभिक्रिया की, तो इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग इंग्लिश में रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, या फिर हम लोग साधारणतः रिडक्शन भी बोलते हैं और शुद्ध हिंदी में इसी को हम लोग अपचयन कहते हैं। और क्या होता है सर ये? तो सर ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा होता है। ऑक्सीकरण में क्या हो रहा है? तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है जबकि हाइड्रोजन आपका हट रहा है। लेकिन अपकरण में क्या होगा? तो सर अपकरण में हाइड्रोजन ऐड होगा जबकि ऑक्सीजन क्या होगा? तो सर हटेगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन जुटता है जबकि हाइड्रोजन हटता है, और अपकरण अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें हाइड्रोजन जुटता है जबकि ऑक्सीजन क्या होता है? हटता है। मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इस अभिक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है तब ये मैग्नीशियम और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। आप क्या देख रहे हैं कि गुरुजी कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन जुट रहा है तब जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है इस पे हम +O लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, यही हो रहा है यहाँ पे। और ध्यान देंगे कि इस मैग्नीशियम ऑक्साइड से क्या हो रहा है? तो गुरुजी मैग्नीशियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो जा रहा है। ऑक्सीजन अलग हो जा रहा है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुट जा रहा है जबकि मैग्नीशियम बेचारा अकेले रह जा रहा है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने तो बताया है कि ऑक्सीकरण में क्या होता है? तो सर ऑक्सीजन ऐड होता है। इस अभिक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हो रहा है? आप कहेंगे ऑक्सीकरण हो रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड से क्या हो रहा है? तो गुरुजी ऑक्सीजन हट रहा है। मतलब ये हुआ कि MgO का क्या हो रहा है यहाँ पे? आप कहेंगे अपकरण हो रहा है। क्या कहेंगे? अपकरण हो रहा है। तो भाई मेरे, आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि अभिक्रिया MgO + CO Mg + CO2 में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है? आप कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहिएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का डैश है। ऑप्शन है हाइड्रोलिसिस, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीकरण, तीसरा ऑप्शन है शोधन, चौथा ऑप्शन है अवकरण।
क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेल का डैश होता है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इस क्वेश्चन के बारे में आपने तैयारी के भोकाल महोत्सव के समापन समारोह में भी डिस्कस करा है। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जब गर्मी के दिनों में खाना सवेरे बन जाता है तो शाम होते होते उससे क्या होता है, तो स्मेल आना शुरू हो जाता है, दुर्गंध आना शुरू हो जाता है, साथ ही उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। क्यों हो जाता है? तो आप कहते हैं कि खाना बनाने में जो तेल का यूज़ किया जाता है उसमें क्या होता है, वसा होता है। और ये वसा क्या करता है, तो सर ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि ऑक्सीकृत हो जाता है, जिस वजह से इसमें स्मेल आना शुरू हो जाता है और इसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का डैश है, आप कहेंगे ऑक्सीकरण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में हाइड्रोलिसिस है, तो ये क्या होता है? तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? हम सभी कहते हैं कि जल के द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का विघटन, विघटन क्या कहलाता है? हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हाइड्रोलाइसिस का अधिकांशतः उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो पॉलीमर से मोनोमर बनाने में किया जाता है। हमेशा क्या ध्यान में रखेंगे कि हाइड्रोलाइसिस का अधिकांशतः उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो पॉलीमर से मोनोमर बनाने में किया जाता है। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो शोधन भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र, शोधन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को शुद्ध करना। तो ये आपका एक अलग प्रक्रिया हो जाता है जो जनरली मेटालर्जी के केस में, धातुकर्म के केस में देखने को मिलती है। आप कहेंगे कि सर ऑप्शन में अवकरण है, तो भाई मेरे इसी को हम लोग रिडक्शन कहते हैं। और अभी जस्ट हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में इसको डिस्कस करा है। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि H2O2 प्लस Cl2 जब रिएक्ट करता है तब ये 2HCl प्लस O2 बनाता है। क्वेश्चन करा जा रहा है कि अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? एक अम्ल, एक ऑक्सीकारक, एक अपचायक और एक क्षार। क्या होगा इसका आंसर? आप कहेंगे सर हमको कैसे पता चलेगा? तो मेरे मित्र, यहीं पे आपको कंसेप्ट समझना होगा किसका? अपचायक का और ऑक्सीकारक का, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट का और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ध्यान देंगे, पहले हम लोग बात करते हैं कि अपचायक हम लोग किसको बोलते हैं? अपचायक किसको बोलते हैं? ध्यान में रखिएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहाँ पे रिड्यूसिंग लिखा हुआ है, मतलब क्या होता है इसका? तो आप कहते हैं कि गुरुजी कमी होता है। अच्छा, कमी कैसे होगा? तो जब किसी के द्वारा कुछ को त्यागा जाएगा तब क्या होगा सर? कमी होगा। मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, 2 रुपया आपने उसको खर्च कर दिया कहीं पे, तो 2 रुपया की तो कमी हो गई। तो पैसा जब आप निकालेंगे तब पैसा की कमी होगी। तो इसी तरह जब हम लोग अपचायक की बात करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पे कमी होता है। किसका कमी होता है? आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन का कमी होता है। किसका कमी होता है? इलेक्ट्रॉन का कमी होता है। कैसे कमी होगा? तो सर जब किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाएगा? त्याग किया जाएगा, तब वो क्या कहलाएगा? आप कहेंगे सर तब वो अपचायक कहलाएगा। तो नो डाउट आप सभी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। क्या? जब किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन का लॉस यानी कि त्याग किया जाता है, जब किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन का लॉस यानी कि त्याग किया जाता है, तब वो क्या कहलाता है? तो सर वो तत्व अपचायक कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीकारक की, किसकी बात करते हैं? ऑक्सीकारक की। तो ऑक्सीकारक को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम लोग इंग्लिश में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और जो ऑक्सीकारक होते हैं इसमें क्या होता है? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों अलग अलग चीज़ हैं। वो एक प्रकार का प्रक्रिया है,
लेकिन यहाँ पे जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या है, तो आप कहेंगे सर ये किसी कोई भी तत्व हो सकता है। तो कोई भी तत्व जो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है वो क्या कहलाएगा, आप कहेंगे सर अपचायक कहलाएगा। त्याग किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, क्या कहलाएगा, अपचायक। बात करेंगे ऑक्सीकारक की तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। वृद्धि कैसे होगी, आपके पास 100 रुपया था, आपने 10 रुपया किसी से ले लिया, मतलब 10 रुपया आपने ग्रहण करा, तो ग्रहण करा तो सर आपके पास 110 हो गया, तो आपके पास जो रुपया है उसमें तो वृद्धि हो गई ना, आप कहेंगे बिल्कुल। तो हम लोग उसी तरह जब ऑक्सीकारक की बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि जब किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जाता है, तब वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। अब सवाल ये है कि हमारे इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, तो मेरे मित्र ध्यान देंगे अपने अभिक्रिया पे, तो आप देख रहे हैं कि H2O2 जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, क्या बना ले रहा है, 2HCl बना ले रहा है, साथ ही क्या कर रहा है, तो सर ऑक्सीजन को अलग कर दे रहा है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे H2O2 था पहले अभिक्रिया करने से पहले, जब इसने क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करा तो ऑक्सीजन बेचारा को अलग कर दिया, मतलब ये हुआ कि H2O2 से ऑक्सीजन निकल गया, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया, H2O2 से क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल गया। तो मेरे मित्र ध्यान देंगे, अभी जस्ट आपने क्या देखा है कि अपचायक की बात करते तो क्या कहते हैं कि जब किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन का लॉस यानी कि त्याग किया जाता है, तो H2O2 के द्वारा यानी कि जो आपका ये यौगिक है इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, तो सर इलेक्ट्रॉन का लॉस किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस किया जा रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि गुरुजी ये तो हमारा अपचायक हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा यहाँ पे हम तत्व लिखे हैं, यहाँ पे पदार्थ होना चाहिए एक्चुअली में, तो आप लोग कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, पदार्थ लिख लेंगे सर, पदार्थ ज़्यादा सूटेबल रहेगा। हालांकि कंसेप्ट आपका तत्व पे ही आएगा, लेकिन पदार्थ जो है वो डेफिनेशन के लिए परफेक्ट रहेगा, तो आप लोग थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, ठीक है सर। ये H2O2 क्या हो गया आपका, तो आप कहेंगे गुरुजी इससे तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ये हमारा अपचायक हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि क्लोरीन में क्या हो रहा है, तो सर इसके साथ हाइड्रोजन जुट रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जुट रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन जुट रहा है हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे ये जो काम करेगा वो किसके जैसे काम करेगा, तो आप कहेंगे सर ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा था, क्वेश्चन करा जा रहा था कि H2O2 प्लस Cl2 2HCl प्लस O2 बनाता है, तो अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है। अब आप बताइए कि सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये तो अपचायक के रूप में कार्य करता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा रिएक्शन है आपका कि PbO2 किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, 4HCl के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तब ये क्या बना ले रहा है, PbCl2 बना ले रहा है, और साथ ही साथ 2H2O बनाता है, और फिर Cl2 अलग हो जाता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ डैश है। बताइए ना पता चलेगा आप लोगों से, आप कहेंगे सर आसानी से पता चल जाएगा। पहले नज़र कहाँ दौड़ाएंगे, पहले नज़र दौड़ाएंगे अपने अभिकारक पे। अभिकारक क्या होता है, तो गुरुजी जो रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करता है, तो अभिकारक हमारा PbO2 प्लस 4HCl है। क्यों, क्योंकि अभिक्रिया तो इसी दोनों के बीच होना है, और जब अभिक्रिया हो रहा है तो क्या बन रहा है, तो गुरुजी प्रतिफल के रूप में PbCl2 H2O और Cl2 अलग हो जा रहा है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे लेड के साथ ऑक्सीजन जुटा हुआ है, लेड के साथ क्या है सर, ऑक्सीजन जुटा हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन जुटा हुआ है। जब अभिक्रिया हुआ तो ये जो आपका लेड है ये किसके साथ जुट गया, क्लोरीन के साथ, क्या बना लिया, लेड क्लोराइड बना लिया। क्या बना लिया, लेड क्लोराइड बना लिया। जबकि ऑक्सीजन से तो ये टूट गया। अब ये ऑक्सीजन बेचारा किसके साथ जुट जा रहा है, तो सर HCl में जो हाइड्रोजन है उसके साथ जुट जा रहा है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है सर इसके साथ जुट करके क्या बना ले रहा है, तो सर H2O बना ले रहा है, और फिर जो क्लोरीन बचा है सर वो अकेले रह जा रहा है। आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है। लेड ऑक्साइड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है। तो जब लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है
तो हम लोग क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे लेड ऑक्साइड का अवकरण हो रहा है, ऑक्सीजन हटेगा तो क्या होगा, आप कहेंगे सर अवकरण होगा, जबकि ये जो ऑक्सीजन हट रहा है इससे वो किसके साथ जुट रहा है, तो सर HCl के हाइड्रोजन के साथ जुट रहा है। मतलब ये हुआ कि HCl के हाइड्रोजन के साथ जो ये जुट रहा है तो ये HCl को क्या कर रहा है, ऑक्सीकृत कर दे रहा है, जिस वजह से H2O बन रहा है और साथ ही साथ आपका क्लोरीन अलग हो जा रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि PbO2 से ऑक्सीजन निकल करके HCl के हाइड्रोजन के साथ जुट रहा है। मतलब ये हुआ कि HCl का यहाँ पे क्या हो रहा है, सर ऑक्सीकरण हो रहा है। तो भाई मेरे क्वेश्चन भी तो आपसे यही पूछा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ डैश है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ऑक्सीजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के हाइड्रोजन के साथ जुट रहा है। मतलब साफ है कि ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ हमारा HCl है। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछ देता कि यहाँ पे अवकरण होने वाला पदार्थ कौन सा है, तो आप कहते सर लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा था, जैसे ही ऑक्सीजन हटेगा तो हम लोग कहेंगे अवकरण हो रहा है, तो लेड ऑक्साइड का क्या हो जाता, अवकरण हो जाता। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, तीसरा ऑप्शन है प्रोटॉन में वृद्धि होती है और चौथा ऑप्शन है प्रोटॉन में कमी होती है। आप कहेंगे कि गुरुजी ये चीज़ तो आपने बताया ही नहीं। तो मेरे मित्र मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि ऑक्सीकरण और अवकरण का जो डेफिनेशन है इसको हम लोग दो तरह से डील करेंगे। पहला तरीका तो हम लोगों ने डील कर लिया है कि ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीजन ऐड होगा जबकि हाइड्रोजन हटेगा, अगर अवकरण होगा तो ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन जुटेगा। लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रॉन के त्याग और ग्रहण करने की बात करेंगे तब जो हम लोग ऑक्सीकरण को डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ऑक्सीकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और अवकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। क्या ध्यान में रखेंगे कि जहां पे भी ऑक्सीकरण हो रहा है वहां पे क्या होगा, आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। मेरे मित्र अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो क्या कहेंगे आप, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। मतलब ये हुआ कि ऑक्सीकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जबकि अवकरण के बारे में कह रहे हो कि इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन गेन होता है, यानी कि ग्रहण किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अवकरण प्रक्रिया में क्या होगा, आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होगी। क्या होगा सर, वृद्धि होगी। भाई मेरे आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है, आप कहेंगे कि ऑक्सीकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट भी आप अपने माइंड में रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कह सकते हो कि VVI है। ऑक्सीकरण में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस जिस वजह से इलेक्ट्रॉन कमी होगा। अवकरण में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा जिस वजह से इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है। ऑप्शन है ऊष्माशोषी, दूसरा ऑप्शन है दहन, तीसरा ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी, चौथा ऑप्शन है उदासी। अब मेरे मित्र आप में से बहुत सारे मित्र इस क्वेश्चन में गलती कहाँ पे करते हैं, तो क्वेश्चन जैसे ही पढ़ते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है, तो गर्मी का नाम जैसे ही आपके माइंड में आता है आप किसको क्लिक करते हैं, ऊष्माक्षेपी को क्लिक करते हैं। और जैसे ही ऊष्माक्षेपी को टिक करके आएंगे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है। ध्यान दीजिएगा, गर्मी इन द सेंस यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, आप कहेंगे गुरुजी ऊष्मा की बात की जा रही है, साथ ही साथ प्रकाश की भी तो बात की जा रही है, आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे मित्र जब आप ऊष्माक्षेपी की बात करते हो, जब आप ऊष्माक्षेपी की बात करते हो यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हो, तो आप क्या कहते हो कि सच अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड
यानी कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आप कहते हो सर ऊष्माक्षेपी कहते हैं। मेरे मित्र, ऊष्माक्षेपी में तो सिर्फ उष्मा ना निकलता है, प्रकाश ना मिलता है। आप कहेंगे नहीं, तो फिर हम लोग इसको ठीक कैसे करेंगे? तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, तो सर उष्मा निकलता है। और जब बात करते हैं उष्माशोषी की, तो इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में एंडोथर्मिक कहते हैं। और चला जी, एंडोथर्मिक का मतलब क्या हुआ? आप कहेंगे कि गुरुजी इसमें उष्मा का शोषण होता है। इसमें उष्मा का क्या होता है? आप कहेंगे शोषण होता है। तो कहीं ना कहीं आपका उष्माशोषी भी आपके इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। बात किसकी की जा रही है? तो बात की जा रही है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसमें गर्मी और प्रकाश उत्पन्न होता है। बस एक सरल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि आप अपने आसपास से लकड़ी उठाइए और सर उसको आग लगा दीजिए। लकड़ी को क्या कीजिए सर? आप आग लगा दीजिए। मान लीजिए कि ये आपका फायर है, ठीक है सर। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी लकड़ी जलने लगेगा, और लकड़ी जब जलेगा तो आप सबों को मालूम है जलने के लिए किसकी ज़रूरत होगी? आप कहेंगे ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। ये तो हमारे वायुमंडल में रहता है, इससे इसको मिल जाएगा, और इसीलिए कोई पदार्थ जल भी पाता है। तो मेरे मित्र, आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है वो ऑक्सीकरण कहलाएगा। चाहे लकड़ी का जलना हो या फिर आपके बॉडी में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, ये सब के सब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, तो ये ऑक्सीकरण कहलाएगा। लेकिन आप सभी ध्यान रखेंगे कि जब यहाँ पे लकड़ी को जलाएंगे तो हमको दो चीज मिलेगा। एक तो हमको उष्मा मिलेगा और दूसरा हमको कुछ ना कुछ प्रकाश भी मिलेगा। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है तो ऑब्वियसली ऑक्सीकरण है, लेकिन कंडीशन क्या है? ये उष्मा तो उत्पन्न कर ही रहा है, साथ में प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। तो वैसा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिससे उष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? दहन अभिक्रिया, यानी कि कंबशन रिएक्शन कहते हैं। और दहन के लिए पोषक तत्व क्या होता है? आप कहेंगे ऑक्सीजन। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ऑक्सीकरण होगा, लेकिन यहाँ पे प्रकाश भी उत्पन्न होगा, तो हम कहेंगे कि ये अभिक्रिया हमारा क्या कहलाएगा? दहन अभिक्रिया, यानी कि कंबशन रिएक्शन कहलाएगा। तो आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे दहन सर हमारे ऑप्शन नंबर बी में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो उदासीन भी दिया हुआ है। तो भाई मैंने आपको कई बार बताया है कि व्हेन द एसिड रिएक्टेड विथ बेस देन दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, एंड दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बना लेता है, और इस प्रकार का अभिक्रिया क्या कहलाता है? उदासीन अभिक्रिया कहलाता है। बाकी उष्माक्षेपी और उष्माशोषी को हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। ऑप्शन है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है रेडॉक्स अभिक्रिया, चौथा ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया। बताइए ना सॉल्व होगा? आप कहेंगे गुरुजी कई बार आपने बताया है, और इस टाइप के प्रश्न को तो हम लोग चुटकी में उड़ा देंगे। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है। रिएक्शन है कि जब 2PbO रिएक्ट करता है कार्बन के साथ, तब ये 2Pb और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। और इस अभिक्रिया के संबंध में नीचे में आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयन हो रहा है, दूसरा है लेड अपचयन होता जा रहा है, और तीसरा है कि कार्बन का अपचयन हो गया है, और चौथा है लेड ऑक्साइड अपचयन हो रहा है। मेरे मित्र, आपको बताना है कि इस अभिक्रिया के संबंध में इन चारों ऑप्शन में से कौन सा गलत है। आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे हम लोग ऑप्शन पढ़ करके यही कयास लगा पा रहे हैं कि हमको ये चेक करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग उपचयन कहते हैं। और जब हम लोग बात करते हैं रिडक्शन की, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं।
तो चला जी ध्यान दीजिएगा अपनी इस अभिक्रिया पे, क्या कहेंगे, पहले हम रिएक्टेंट देखेंगे। देख लीजिए PbO यानी कि लेड ऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, कार्बन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। क्या बन रहा है, तो सर लेड अलग हो जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। चला जी ध्यान दीजिएगा कि इस कार्बन के साथ क्या हो रहा है, आप कहेंगे सर ऑक्सीजन जुट रहा है, मतलब कार्बन का क्या हो गया, आप कहेंगे ऑक्सीडेशन हो गया। कार्बन का ऑक्सीडेशन बोले तो उपचयन हो गया। और साथ ही यहाँ पे लेड ऑक्साइड से क्या हो रहा है, तो गुरुजी लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट जा रहा है। तो लेड ऑक्साइड से जब ऑक्सीजन हट जा रहा है, यहाँ पे लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, आप कहेंगे कि गुरुजी अपचयन हो रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी कि अपचयन हो रहा है। मतलब साफ है कि आपकी इस अभिक्रिया में कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। ध्यान दीजिएगा अपने ऑप्शन पे, आपका पहला ऑप्शन है कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयन हो रहा है। आप कहेंगे गुरुजी ये तो गलत है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड उपचयन या अपचयन नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअली में कार्बन क्या हो रहा है सर, तो उपचयन हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयन के बाद बन रहा है, ये कहना तो गलत हो जाएगा कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन हो रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल, तो पहला ऑप्शन सर आपका गलत हो गया। ध्यान देंगे दूसरे ऑप्शन पे, दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि लेड अपचयन होता जा रहा है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी लेड अपचयन नहीं हो रहा है यहाँ पे, जबकि लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, तब जाके क्या बन रहा है, लेड बन रहा है। तो भाई वाह, लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है तभी ना यहाँ पे शीशा अलग है। आप कहेंगे बिल्कुल, तो यहाँ पे लेड का अपचयन होगा या फिर लेड ऑक्साइड का, आप कहेंगे ऑक्सीजन हटेगा तो लेड ऑक्साइड का, तो जाहिर सी बात है जिसका ऑक्सीजन हटेगा उसका अपचयन होगा, यानी कि आपका ऑप्शन बी भी क्या है, गलत है। ध्यान देंगे तीसरे ऑप्शन पे, तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि कार्बन का उपचयन हो गया है। आप कहेंगे बिल्कुल ही सत्य है सर, आपने पहले ही बता दिया कि कार्बन का उपचयन हो रहा है। और चौथा ऑप्शन है कि लेड ऑक्साइड अपचयन हो रहा है। आप कहेंगे सर ये भी आपने यहाँ पे बता दिया है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि इस अभिक्रिया के संबंध में चारों ऑप्शन में से कौन सा कथन गलत है, तो आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही क्या है, गलत हैं। तो नीचे में देख लीजिए कि किस ऑप्शन में ए एवं बी दिया हुआ है। आप कहेंगे कि गुरुजी तीसरे ऑप्शन में ए और बी दिया हुआ है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न तत्व में से कौन सा एक अपचायक कारक नहीं है, यानी कि कौन सा एक रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। पहला ऑप्शन है जस्ता, दूसरा ऑप्शन है कोक, तीसरा ऑप्शन है क्लोरीन, चौथा ऑप्शन है सोडियम। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी इसी टाइप के क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम होता है, हमको पता ही नहीं चल पाता है कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो भाई मैंने आपको इसी सेशन में बताया है कि जब भी हम लोग बात करते हैं किसकी, रिड्यूसिंग एजेंट की, किसकी बात करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं, यानी कि अपचायक की बात करते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी अपचायक वे होते हैं जो क्या करते हैं, तो आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। अपचायक वे होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, अगर हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की यानी कि ऑक्सीकारक की, तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी जिस पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉन का गेन किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाता है, गेन किया जाता है, वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्न तत्व में से कौन सा एक अपचायक कारक नहीं है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारे पहले ऑप्शन में जस्ता दिया हुआ है, जिंक दिया हुआ है, तो जिंक क्या करता है सर, तो आप कहेंगे गुरुजी जिंक तो धातु है, तो जाहिर सी बात है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। तो सर जब ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो अपचायक कहलाएगा क्या, बिल्कुल कहलाएगा। चला इसी तरह से कोक भी आपका क्या कहलाएगा, आप कहेंगे सर रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। कोक क्या है, तो आप कहते हैं सर कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप माना जाता है। और साथ ही जो आपका चौथा ऑप्शन है सोडियम, आप क्या कहेंगे कि गुरुजी सोडियम के द्वारा भी क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया जाएगा। भाई बात तभी ना Na+ बनेगा, और जब Na+ बनेगा मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो क्या होगा, अपचायक। लेकिन जब बात करेंगे क्लोरीन की तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये Cl- होता है और इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा,
इसका मतलब ये हुआ कि ये अपचायक नहीं होगा। बिल्कुल सर, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है? ऑप्शन है उसकी रिक्तियाँ, दूसरा ऑप्शन है यौगिक का वास्तविक आवेश, तीसरा ऑप्शन है क्षति हुए इलेक्ट्रॉन की संख्या, चौथा ऑप्शन है प्राप्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। मेरे मित्र, सेम क्वेश्चन मैंने कल रात आप सबों के साथ डिस्कस करा है, और सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सत्य है, सही है। पहला ऑप्शन है अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में प्रोटॉन की क्षति होती है। आप कहेंगे सर अपचयन हो या फिर उपचयन हो, दोनों में हम लोग प्रोटॉन की तो बात ही नहीं करते, तो पहला ऑप्शन तो सर ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा है कि अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में प्रोटॉन उत्सर्जित होते हैं। आप कहेंगे सर ये भी गलत है। तीसरा है अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन की क्षति होती है। आप कहेंगे सर नहीं, अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु के द्वारा क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। तो अपचयन में क्या होता है? तो सर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन की क्षति होती है। आप कहेंगे सर ये गलत है। और चौथा है आपका कि अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। परमाणु से नहीं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, मतलब बढ़ते हैं। आप क्या कहेंगे कि सर चौथा ऑप्शन सही है। इसी सेशन में आपने बताया है कि अपचयन अभिक्रिया के दौरान क्या होता है? तो सर इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, जबकि ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन में क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र, आपके इसी क्वेश्चन के साथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको इस 10 से 11 क्वेश्चन पे एक अच्छा कमांड है और सारी बेसिक चीज़ों को आप समझ पाते हैं, मेरे ख्याल से इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाएगा तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।